बताया, यानी कि 3 आयताकार वस्तु होगी। 3 आयताकार क्या होने चाहिए तुम्हारे पास आकृति, और 2 त्रिभुज वाली आकृति। तो तीनों से मिलकर यानी कि 5 की 5 आकृति जो मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है हमारा प्रिज्म। और जिन पर 2 आकृति झुकी होती है, 2 आयताकार आकृति झुकी होती है, उनके बीच बने कोण को क्या बोलते हैं प्रिज्म कोण, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, और प्रेजेंट करेंगे ए से। अब डेरिवेशन तो काफी इंपोर्टेंट है वन विक्षेपण का। देखो हम ये मान लेते हैं 3D डायग्राम है, 3D को 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, हमारे पास क्या है एक प्रिज्म। चलिए, और ये जो झुका हुआ कोण होता है 2 आयताकार भुजा का, वो होता है हमारा प्रिज्म एंगल ए। और ये अपवर्तक पृष्ठ होते हैं जो इधर आयताकार वस्तु है, जो तुम्हारी आयताकार आकृति है, जो ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी, और ये आपका सी, ठीक है। अब प्रिज्म है, कांच का बना होता है, फ्लिंट कांच का नाम होता है फ्लिंट कांच। ये जो प्रिज्म है इसका जो माध्यम है वो तो है N2 अपवर्तनांक। जो बाहर का माध्यम है वो वायु से मान लिया मैंने N1, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो N2 है वो बड़ा है N1 से। जाहिर सी बात है अंदर का जो माध्यम है वो डेंसर है, यानी कि सघन है, और बाहर वाला विरल है, यानी कि रेरल है, ठीक है। यहां तक क्लियर बात समझ में। ये प्रिज्म है आपका, ये कांच है अंदर पूरा, ठीक। अब कोई इंसिडेंट रे आती है, यानी कि प्रकाश की किरण, और प्रकाश की किरण ऐसे आएगी आपके पास, ये आती है प्रकाश की किरण, यहां पे टच करती है प्रिज्म के एंगल को, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूं आई, और जैसे यहां टकराई है इसका नाम है पी। आई पी प्रकाश की किरण आती है और अपवर्तक पृष्ठ से टकराती है। अब जाहिर सी बात है जैसे ही इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगी, तो हमने पढ़ा रखा है एकदम नॉर्मल खींचेगा, विलंब खींचेगा, और विलंब खींचेगा इसके सेंटर से, इस प्रिज्म के सेंटर से। तो इसका सेंटर आप पुट कर लें, जो इसका सेंटर होगा वो लगभग यहां होगा, इसके बीच में, ठीक है। और इस सेंटर से आप क्या खींच दे, अविलंब खींच दे नॉर्मल, ये हमने इसका खींच दिया है सेंटर, ठीक है भाई। यहां तक बताइए, एक आईपी किरण गई थी, ये ऐसे गई है, आईपी किरण आई है। अब ये जानी सीधी चाहिए थी, जानी तो ये सीधी चाहिए थी, तो जानी तो ऐसे चाहिए थी, देखो ऐसे चाहिए थी। बताओ बात समझ में आ रही है? ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे यह विलंब खींचा तो यह विलंब से दूर हटेगी या विलंब की ओर झुकेगी, झुकेगी भाई। N1 से N2 में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, रेरल से डेंजर में जा रही है, तो नॉर्मल की ओर झुकेगी, नॉर्मल की ओर झुकेगी। आ रही बात समझ में, या कि डाउट है कुछ? यार मैंने तुम्हें बताया था कि अगर विरल से सघन में जा रही तो विलंब की ओर झुकेगी, सघन से विरल में जा रही तो विलंब से दूर हटेगी, गाढ़े वाले माध्यम में जा रही है तो स्लो हो जाएगी, तो डाउन होगी, तो डाउन होगी, तो ये जाएगी ऐसे। बताओ यहां तक समझ में आती है क्या भाई? ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ऐसे चली गई, ठीक है। और यहां पे अपने नाम दे दिया आई पी, और इसे मैंने नाम दे दिया क्यू, ठीक है। ये तुम्हारा आई पी और ये हो गया तुम्हारा क्यू। अब जाहिर सी बात है ये तुम्हारी इस माध्यम से इस माध्यम में जा रही है, कांच से वायु में जा रही है, फिर से विलंब खींचेगा क्योंकि N2 से N1 में जा रही है। अविलंब कहां से खींचेगा? इसके सेंटर से, है ना, ओरिजिन से खींचेगा इसके। अब जब ओरिजिन से खींचेगा तो खींच दीजिए भाई, देखो इसके सेंटर से खींच दो और इसका नॉर्मल, और इसको मैंने मान लिया है O, ठीक है। अब जब इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगी, इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगी, तो आप मुझे बताएं ये अविलंब से दूर हटेगी या विलंब की ओर झुकेगी? दूर हटेगी। अब सो जाहिर सी बात है भाई, जाने चाहिए लेकिन अविलंब से दूर हटेगी। सघन माध्यम से विरल में जाने तो क्या होगी? अविलंब से दूर हटेगी। जब अविलंब से दूर हटेगी तो दूर हटा दीजिए सर, और ये जानी सीधी चाहिए थी लेकिन सीधी न जाके ऐसे जाएगी, थोड़ी सी दूर हट जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी।
आई पी क्यू एस के रूप में, या आर मान सकते हो, आर मान लीजिए, चाहे इसको आप आर मान लीजिए। बताओ भाई यहां तक समझ में आती है क्या बात है? ठीक है, फिर से कोई आपतित किरण आती है आई पी, अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है, आती है, यहाँ पे तुरंत यहाँ पे अभिलंब खींचेगा। एक एक स्टेप ऐसे याद रखें कैसे कैसे आ रही है। आई पी किरण आई, यहाँ पे तुरंत अभिलंब खींचा, जानी ये सीधी चाहिए थी, लेकिन क्या हुई है तुम्हारी, इधर निकल गई, क्योंकि ये सघन सॉरी विरल से सघन में जा रही है तो नॉर्मल की ओर झुकेगी, नॉर्मल की ओर झुकने के बाद यहाँ पहुंची। फिर यहाँ से जब जैसे दूसरे माध्यम में जाएगी, फिर से पहले माध्यम में जा रही है, यहाँ फिर नॉर्मल खींचेगा, इसी सेंटर से खींचना है। जब यहाँ नॉर्मल खींचेगा, अविलंब खींचेगा, तो अविलंब से आगे क्या होगी, दूर हटी, क्योंकि सघन से विलंब जा रही तो अविलंब से दूर हटी। तो जानी ये सीधी चाहिए थी, लेकिन क्या होगी, अविलंब से दूर हटेगी, तो अविलंब से दूर हटी तो ऐसे चली गई नीचे की ओर। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। अब अगर यहाँ पर विचलन ना होता, डेविएशन ना होता, कि ऐसी कंडीशन ना होती, तो ये सीधी जानी चाहिए थी, नहीं जानी चाहिए थी डॉट डॉट में। और ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे जो बंदा खड़ा हुआ है, जो देख रहा है, वो देखेगा कि ऐसे कुछ नहीं आई होगी, सीधी आई होगी ऐसे। इसका पीछे का एंगल बना देते हैं हम, और पीछे का जब एंगल आप बनाओगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहां पर एक एंगल बनता है, उसको बोलते हैं विचलन कोण डेल एम। हाफ 8 होता है, 8 नहीं होता क्या, 8 बनाते हो तुम, तो 8 ना बनाकर आप ये बना दे बस, उसे बोलते हैं डेल। इसे बोलते हैं क्या आप, डेल, या डेल्टा भी बोल देते हैं, डेल या डेल्टा। बताओ भाई यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। और ये विचलन कोण है, विचलन कोण यानी कि ये इतने कोण से विचलित हो चुकी है। भाई इतने कोण से विचलित नहीं होगी क्या, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे न जाके देखो ऐसे गई है, तो इनके बीच में एंगल नहीं बन गया क्या, तो इसे बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं इसे, विचलन कोण। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन के नियम से आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता था, आपतन कोण आई। सही है। दूसरा, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन क्या बनता था, आर। और क्या बनता था, आर। ये कौन बन गया हमारा, आर। सही है। अब ये वाले जो कोण बनते हैं, उन्हें इजी लैंग्वेज में समझने के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, इजी लैंग्वेज में समझने के लिए डेरिवेशन को आप 1 मिनट के लिए माइंड में ये ऑब्जर्व कर लें कि इधर से लाइट जा रही है, 1 मिनट के लिए मान लें। ठीक है। हालांकि वैसे तो इसका कोण ई होता है, मैं ग्राफ बनवाऊंगा बाद में, तब समझ में आएगा, लेकिन अभी आप केवल इतना मान लें कि जो आपतन कोण है, ये लाइट ऐसे जा रही है इधर से, जैसे इधर से गई होगी, यहाँ अभिलंब खींचा होगा, तो आप अभिलंब और आपतन कोण के बीच में कोण क्या बनेगा, आई बनेगा, नहीं बनेगा, तो यहां पर कोण बन गया आपका आई। और अपवर्तित किरण ये है और अभिलंब ये है, तो इनके बीच में कोण क्या बनेगा आपका, आर। सही है। समझने के लिए फिलहाल मान लेते हैं कि इधर से लाइट गई है, इधर आई बन गया, इधर आर बन गया। ठीक है। अब ये और ये आई बराबर तो हो नहीं सकते, इन्हें नाम दे लीजिए। जो पहली वाली चीज माने, से मान लीजिए I1, ये बन गया R1, ये I2, ये R2। इतनी चीज समझ में आती है? सही है। आगे चलते हैं। अब तुमने एक मैथ्स में एक थ्योरम पढ़ी होगी, और मैथ्स की वो थ्योरम ये कहती है कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं बराबर होते हैं। अगर ये एंगल आपके पास I है, तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, I होगा। मैथ्स की थ्योरम है, अगर इधर का एंगल I है तो इधर का भी एंगल क्या होगा, I। R है तो R, X है तो X। इधर आते हैं इस वाली इक्वेशन में। इस वाले पार्ट को यहां बनाता हूं मैं, देखो ये जो पार्ट मैंने बना रखा है, जो इधर से जा रही है, ये जो ये गई हुई है I, फिर यहां से डॉट डॉट में जा रही है ब्लैक वाले में, फिर आपके पास ये जो बना हुआ है P पॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो देखो ये जो एंगल बना हुआ है वो तो I1 बना हुआ है, इसी के बीच में एक लाइन और निकल गई है जो अपवर्तित किरण है, और वो कितनी है हमारी, R1। देखो इसका मैं यहां डायग्राम बना के दिखा रहा हूं समझाने के लिए। आपके अकॉर्डिंग जितना एंगल ये है, इतने एंगल ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये वाला। अभी जो मैंने बताया है
मैथ्स की थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये I1 है तो ये भी I1 होना चाहिए। तो जब ये I1 है तो ये टोटल I1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सही बात है भाई। थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये I है तो I1 है तो I1 है। ये इधर टोटल I1 है तो ये भी टोटल I1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये टोटल का टोटल क्या होना चाहिए? I1। लेकिन हमारे पास इतना तो बता दो ये कितना हुआ, बताओ कोई भी बच्चा। I1 माइनस R1। जाहिर सी बात है यार, जब आपको टोटल तो पता I1 है, इतना आपको पता लग गया R1 है, आपको पता है 8 किलोमीटर है, ये पता लग गई 2 किलोमीटर है, तो ये कितनी बची? 6। कैसे पता लगे आपको? ये वाला एंगल निकाल लीजिए आप, तो ये कितना निकल जाएगा? I1 माइनस R1। कि टोटल तो I1 था, उसमें से R1 माइनस हो गए थे, बचा I1 माइनस के R1। आ गई इस बात समझ में? नहीं आ रही? I1 माइनस R1, तो ये जो एंगल मिला है हमें, ये वाला, ये बन जाएगा I1 माइनस R1। ठीक है। और ऐसे ही अब ये वाला इधर का एंगल बता दीजिए। देखो ये वाली लाइन है और इनके बीच में ये वाली लाइन है। देखो ये और ये, इनके बीच में I2 है तो टोटल में I2 होगा, लेकिन R2 इधर आ चुका, तो ये एंगल कितना बन गया भाई? I2 माइनस के R2। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ जाती है तो पहले से डायग्राम को बना। डायग्राम देखो, ये बड़े वाला डायग्राम तो वो शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ ये सिंपल इसकी जो थ्योरी लिखनी है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। जो माना कोई IP आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है तथा प्रिज्म में से PQ के रूप में प्रवेश करती है तथा QR के रूप में बाहर निकल जाती है। अब माना IP किरण के लिए आपतन कोण I1 है, अपवर्तन कोण R1। ठीक इसी प्रकार QR के लिए आपतन कोण I2 व अपवर्तन कोण R2 हो तो त्रिभुज कौन से ले? हमने एक एक चीज ध्यान देना, डेरिवेशन काफी लेंथी है। त्रिभुज ले रहा मैं MPQ, और MPQ में ले रहा हूं बहिष्कोण परमेय। बहिष्कोण परमेय मैंने तुम्हें लास्ट में बताई थी। बहिष्कोण परमेय क्या होती है आपके पास? कि अगर अंदर के एंगल मान लो ये x है, ये y है, और बाहर का एंगल कुछ भी है z, तो बाहर वाले एंगल के बराबर होता है z इक्वल टू x प्लस वाई। बहिष्कोण परमेय कहती है कि अंदर के कोण बराबर होते हैं बाहर वाले कोणों के। तो अब ध्यान दें, थोड़ा जूमिंग ले, ध्यान दे PMQ। अब PMQ में देखो अंदर के एंगल क्या बनते हैं? ये वाले बनते हैं। अंदर के एंगल है I1 माइनस R1 और दूसरा है I2 माइनस R2, और बाहर का एंगल है डेल। आ रही है बात समझ में? तो हम क्या लगाएंगे सर? बहिष्कोण परमेय लगा रहे हैं। बहिष्कोण परमेय लगा रहे हैं त्रिभुज PMQ में बहिष्कोण परमेय से, एक्सटीरियर थ्योरम से। और वो वाली थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास डेल इक्वल टू I1 माइनस R1 फिर प्लस I2 माइनस R2। भाई ये ट्रायंगल आपने पहले ही पढ़ रखी है बहिष्कोण परमेय। तो हम त्रिभुज लेने हैं, त्रिभुज MPQ में। ठीक है। अब जब इस त्रिभुज में ले लिया तो रखेंगे I वाले को एक साथ ले ले, डेल M डेल I1 के साथ प्लस का I2, और ये बन गए माइनस के R1 माइनस के R2। आप एक काम करें, माइनस बाहर कॉमन ले और अंदर बना दे प्लस और बाहर लगा दे ब्रैकेट। माइनस कॉमन लेने में बताओ। ठीक है। बजाय सी बात है I1 प्लस I2, अगर माइनस आपने बाहर कॉमन ले ले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के R1 और माइनस के R2, ये आ गया डेल के इक्वल। अब यहाँ पे कंडीशन है, अगर हम ये मान ले कि अल्पतम विचलन की स्थिति है, यानी कि डेविएशन जो है वो मिनिमम हो। अब अल्पतम विचलन ये होता है कि जो आपके पास ये डेविएशन हुआ है, विचलन जो हुआ है वो कम से कम हो, बहुत ज्यादा कम। मतलब ये किरणें ऐसे न जाकर बिल्कुल इसी के पास निकल जाती, बिल्कुल इसी के पास, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, कोई बात नहीं। यानी कि अल्पतम विचलन बोलते हैं उसे, कि विचलन यानी कि किरण अपने मार्ग से इतनी ज्यादा विचलित ना हो, थोड़ी बहुत विचलित हो बस, तो उस कंडीशन को बोलते हैं। परंतु अल्पतम विचलन की स्थिति में, अब परंतु अल्पतम विचलन की स्थिति में जो डेल होता है, डेल वो तो हो जाता है डेल M, और
और m का मतलब यानी कि मिनिमम डेविएशन। तो डेल क्या बन गया, डेल m। और जो डेल है वो अल्पतम मतलब विचलन कोण को बोलते हैं। जो डेल है वो विचलन कोण होता है। तो ये डेल क्या बन गया, डेल m। और आपके पास खास बात ये है, जो I1 है और जो I2 है वो I बन जाता है, एंड जो R1 इक्वल टू R2 वो ही बन जाता है। सही है, ये I1 I2 तो I बन जाएगा, R1 R2 R बन जाता है। जब ये बन जाएगा तो इसमें रखेंगे। अब जब रखेंगे तो आपके पास इक्वेशन निकल के आएगी। नाउ अब तो डेल की जगह डेल m, I1 I2 क्या बन गया, I, तो ये भी I प्लस ये I तो कितना बन गया, 2I, I प्लस I 2I, माइनस के R1 भी R, R2 भी R, तो R और R 2R। ये आपके पास बनती है डेल m इक्वल टू 2I माइनस के 2R। सही है। अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है। सही है। अब इसके बाद देखो, मतलब अब तुम चतुर्भुज में चलो। देखो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब तुम चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है तुम्हारा 360। चतुर्भुज के चारों कोण हो गया 360, त्रिभुज के तीनों योगों कोण 180। ठीक है। अब हम यहीं चलते हैं। देखो चतुर्भुज लेता हूं मैं। चतुर्भुज ए पी ओ क्यू में, अब ध्यान देना मैंने नाम क्या लिया, ए पी ओ क्यू, ये वाला चतुर्भुज ले लिया मैंने। और चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। फोकस करना है यहीं पे। मैं कोण कैसे ले रहा हूं, देखो कोण है आपके पास ए, तो मैं एंगल बनाता हूं। देखो कोण ए प्लस कोण कौन सा लिया जाएगा, ए पी क्यू, पी वाला एंगल घेर रहा हूं मैं, तो कोण ए पी ओ, ए पी ओ, फिर प्लस एंगल लो गया पी ओ क्यू, अब क्या ओ वाला गिर जाएगा, तो पी ओ क्यू, फिर प्लस कौन सा एंगल रह गया, ओ क्यू पी, तो बन जाएगा ओ क्यू ए, सॉरी ओ क्यू ए, और इक्वल टू आना चाहिए 360 डिग्री। सही है। फिर से देखो आपने क्या करा, चारों एंगल घेरे इसके। चारों एंगल कैसे घेरे, एंगल ए तो आपको पता ही है, एंगल ए लिख दिया, ए पी ओ, एंगल ये कवर हो गया। फिर पी ओ क्यू प्लस करते जाना, देखो फिर ये वाला एंगल कवर हो गया, फिर प्लस ओ क्यू ए, ये वाला एंगल कवर हो गया। और आपके पास देखो तीनों लिखे नहीं लिखे, सही है। एंगल जो ए है उसकी वैल्यू आपके पास है, ए है ऑलरेडी, तो अब वैल्यू जिसकी है वो लिखते चलेंगे। तो एंगल ए की वैल्यू है ए प्लस, ध्यान देना बेटा एक बात फिर से, ए पी ओ, इस एंगल की वैल्यू है कितनी, एक बार बताओ। जो हमारे पास ये बना हुआ है प्रिज्म, प्रिज्म बन रहा है, ये आपका जो प्रिज्म बना हुआ है, यहां पे P पॉइंट है, जो इसका अभिलंब खींचता है, अभिलंब जो मैंने अभी अभिलंब खींचा है, ये O, ये A है, ये इनके बीच पर लंब होगा नहीं होगा 90 डिग्री, बताओ भाई 90 डिग्री होता है नहीं होता है ये भाई। अभिलंब खींचा मैंने तुम्हें कई बार बताया, सेंटर से होकर जाता है वो क्या होता है, इस पर लंब, यार इसकी आपतित किरण की अभिलंब भी तो खींचता है ये, तो देखो 90 डिग्री होगा नहीं होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं ए पी ओ की जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री, सही है। तो ये वाला बंदा कितना है, 90। अब प्लस एंगल पी ओ क्यू, इसका मुझे अभी नहीं पता, इसका नहीं पता मुझे, तो जब इसका एंगल नहीं पता तो इसे लिख दीजिए एंगल पी ओ क्यू, फिर प्लस, अब ये बताएं एंगल ओ क्यू ए, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, जैसे ये इधर से एंगल था, ये क्यू था, ये भी तो इसके सेंटर से गया है, तो देखो
90 डिग्री होगा नहीं यार, हम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, बीच वाले को तो कोलैप्स कर दो ना, कुछ है ही नहीं बीच वाला तो अभी, बीच वाला तो कुछ भी नहीं है, चतुर्भुज की तो बात कर रहे हैं। तो ये वाला कोण कितना बना हुआ है टोटल 90 डिग्री नहीं है ना, तो इनके बीच पे अविलंब तो कितना है 90 डिग्री, तो रखें इसका वैल्यू 90 और इक्वल टू 360। ठीक है, 90 90 180, 180 180 इधर घटाओगे तो कितना बन जाएगा, 360 में से 180 गए 180, तो आपके पास इक्वेशन आती है ए प्लस कोण POQ इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ यहां तक क्लियर होती है बात या नहीं? सही है, यहां तक हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। देखो अब इतनी बात हमारी क्लियर होती है, अब चलते हैं हम अगले इस पे, अगला स्टेप पे। तो स्टेप हमारा ये है कि हम लेते हैं ट्रायंगल अब क्या, अब त्रिभुज ले रहा हूं मैं POQ में। जब POQ ले रहा हूं, POQ, अब POQ का घेर लो, तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का कितना कितना होता है 180, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का कितना कोण होता है, वैल्यू होती है 180। तो कोण घेरो ऐसे ही, एंगल POQ, अभी आपने घेरा है POQ यानी कि O वाला कवर करते, अब घेरो OQA, तो प्लस OQ सॉरी P। देखो जो बीच वाला है उसकी बात हो रही है एंगल की, यहां पे O के मान हुआ OQP, Q वाला गिर गया, अब QPO और इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण हो गए। अब वहां चेक करके बताएंगे कि हमारे पास POQ की कुछ वैल्यू है, नहीं मुझे पता ही नहीं इसकी वैल्यू कितनी है, तो यो मैं एज इट इज छोड़ देता हूं, एंगल POQ एज इट इज प्लस OQP कितना कोण बना हुआ क्यू पे R2, तो इसकी वैल्यू लिख दे आप, ये बन गया आपके पास R2 प्लस QPO P पे कौन सा एंगल बना हुआ R1 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ठीक है क्या, ये जो बीच वाले पॉइंट लिए ये एंगल को दिखा रहे हैं, इस वाले में O के एंगल की बात हो रही है, O वाले की, इसमें Q की हो रही है, इसमें P की हो रही है। जो बीच में लिया हुआ एंगल है हमारा, ऐसे इसमें लिया था ऐसे ही इसमें ले लिया। अब ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसे मैं लिख रहा हूं R1 प्लस R2 प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री। सही है, 180 डिग्री, और ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब तुम ध्यान दोगे इक्वेशन सेकंड और थर्ड की कंपेयर करो, देखो 180 की जगह 180 है, एंगल POQ को एक एंगल POQ है, और A की वैल्यू है R1 प्लस R2, A की पहले इस पर है ये, तो A का मान कितना आ रहा है यहाँ पे A1 R1 प्लस R2। भाई समीकरण 2 और 3 की कंपैरिजन करो ना, 180 है, इसके जगह ये जो तो है A बराबर R1 प्लस R2, तो करते हैं इधर आगे के स्टेप में। आगे का स्टेप ये कह रहा है हमारे से कि समीकरण सेकंड तथा थर्ड से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई A इक्वल टू R1 प्लस R2, परंतु अल्पतम विचलन की स्थिति में हमने चेक कर लिया था कि R1 बराबर R2 बराबर R होता है, बट अल्पतम विचलन की स्थिति, भाई एक बार बताओ, अल्पतम विचलन की स्थिति में R1 R2 तो चेंज होगा, प्रिज्म तो चेंज होने वाले हैं नहीं, प्रिज्म एंगल तो झुके तो रहेंगे, तो आपके पास A तो झुका तो A बराबर बन गया R1 प्लस R2, कितना हो गया R1 बराबर R2 बराबर R, यानी कि बन गया 2R। सही है, या हम यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो कि इसकी R की, तो R बराबर बन जाता है A/2, R बराबर A/2, और इक्वेशन बना दीजिए से 4।
सही है। अब r का मान उठा के रखिए फर्स्ट में और i का मान निकालिए। ठीक है, करते हैं भाई r का मान। नाउ अब r का मान 1 में रखने पर रखो जी, डेल m इक्वल टू 2i माइनस के 2 इंटू आर का मान a बाई 2 से 2 कैंसिल। आपके पास वैल्यू बच गई है डेल m इक्वल टू 2i माइनस के a को आप इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा प्लस का, तो ये बनेगा आपके पास डेल m a इधर आकर प्लस का a इक्वल टू 2i, अर्थात i की वैल्यू निकालने के लिए 2 को अपोन में ले जाओगे तो आपके पास वैल्यू बनती है डेल m प्लस a और अपोन में 2, और किसकी वैल्यू आई है i की। i को मैंने और लिख दिया है और ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब आपको फोकस बस इस पे ही करना है। r की वैल्यू ये रही, r की वैल्यू ये रही, सॉरी i की ये रही, r की ये रही। अब स्नेल के नियम पे चलेंगे और इसे प्रूफ कर देंगे। स्नेल का नियम क्या था, स्टेप है थर्ड, परंतु स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम ही क्यों लगा भाई, स्नेल का नियम इसलिए है क्योंकि अपवर्तन की कंडीशन पढ़ रहे हैं और अपवर्तन की कंडीशन में स्नेल का नियम ही लगता है। दूसरा नियम अपवर्तन का साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, तो वो फॉर्मूला है एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और ये बन जाएगा n बराबर आई व आर के मान रख दीजिए, आई तथा आर का मान रखने पर रखवाइए जी। तो n इक्वल टू साइन आई का मान है हमारे पास डेल m प्लस a बाई 2 और साइन r का मान है a बाई 2, a बाई 2, और ये हमारा हो जाता है साइन का 2। ठीक है, यहां तक इसका डेरिवेशन कंप्लीट। यहां पे एक छोटा सा नोट आ जाता है, कभी कभी ये आ जाता है अगर वो पतला लेंस हो तो। नोट है, नोट पतले लेंस के लिए, अगर पतला लेंस हो, बहुत ज्यादा पतला लेंस हो, तो उस कंडीशन में जो साइन आई होता है वो तो होता है आई, एंड साइन आर होता है हमारा आर। सुनना यहाँ पे, साइन आई को तो मान लेते हैं आई और साइन आर को मान लेते हैं आर, क्योंकि एंगल बहुत छोटे बनेंगे पतले लेंस के लिए, तो साइन आई को आई और साइन आर को आर। तो आपके पास यहाँ से साइन हट जाएंगे तो बनेगा तब एन बराबर डेल एम प्लस ए बाई 2 अपूर्ण में ए बाई 2, क्योंकि साइन तो खत्म हो गए, ए से ए कैंसिल और ए इधर पहुंच जाएगा तो ये बनेगा एन ए इक्वल टू डेल एम प्लस के ए को आप इधर ले जाए, जब ए को आप इधर लाएंगे तो डेल एन ए माइनस के ए इक्वल टू डेल एम, या हम ये लिख सकते हैं डेल एम इक्वल टू ए कॉमन ले लें यहां से, जब ए कॉमन आ जाएगा तो एन माइनस 1 इंटू में ए। और ये आपको पूछने को आता है पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण पूछने को आ जाता है कभी कभी। ठीक है, यहां आप लिख के दिखा सकते हो वेयर जो डेल एम है वो है न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण, और ए है आपका प्रिज्म कोण। ठीक है, और एन है आपका अपवर्तनांक। ठीक है, डेरिवेशन अच्छा था, नोट कर लो, बोर्ड में आने की चांस है इसके।